अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा ब्रिजेस। हम लोग कवर कर रहे हैं डीसी ब्रिज, जिसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ब्रिजेस बेसिकली क्या होते हैं? ब्रिजेस जो हैं हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं रेजिस्टेंसेस, और फिर दीगर कंपोनेंट्स में भी हमारे पास यूज़ होते हैं, जैसे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स होते हैं। अब ब्रिज होता बेसिकली क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ब्रिज बनाया जाता है। इधर R1 लगा दिया, इधर R2, इधर R3, इधर हमने R4 लगा दिया। अब जैसे कि मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ, इसका पॉइंट का नाम दे दिया A, B, इसको C और इसको D। अब ये जो पॉइंट C और D है ना, अगर इन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज हम लोग बैलेंस कर दें, मतलब सेम कर दें, 5 इधर 5 इधर, तो ये जो बीच वाला गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। यही हमारे पास ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। अगर इन दोनों पॉइंट में हमारे पास वोल्टेज सेम हो तो इस लाइन से कोई करंट नहीं गुजरता, इसीलिए हम लोग इसको अब नाम देते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी कह सकते हैं आप लोग। अब हमारे पास जैसे ये वाला करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, तो दो पाथ है करंट के लिए, एक ये है और एक ये है। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो I1 इधर से होता हुआ बैलेंस है तो इधर तो जाएगा ही नहीं, I1 इधर आएगा ना, तो R3 में भी I1 का करंट जा रहा है, R1 में भी, और सेम इधर I2 इधर आएगा, R2 में I2 जा रहा है, R4 में I2 जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ब्रिजेस को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन और बैलेंस ब्रिज। हम लोग यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, इम्पीडेंसेस आप मालूम कर सकते हैं और दीगर चीज़ें। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, अब यहाँ पर देखें, एट बैलेंस कंडीशन देयर विल बी नो करंट थ्रू G। वही बात जो मैंने आपको बताई, बैलेंस अगर होगा तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो VG जो है, अगर मैं यहाँ का इसका वोल्टेज निकालूँ तो वो किसके बराबर होगा, VC माइनस VD। सिर्फ इसका वोल्टेज आ जाएगा, गैल्वानोमीटर का वोल्टेज अगर मैं निकालूँ तो इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस करूँगा इस पॉइंट से, तो वो आ जाएगा VG। तो मैंने वही लिखा है, VG इज टू VC माइनस VD। लेकिन अगर VC और VD आपस में बराबर होंगे तो VG 0 ही आएगा ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, VG 0 और VC इज टू VD हो गया। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि VAC मतलब वोल्टेज कहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, VAC। तो वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो इधर कौन सा करंट है, I1 R1, तो VAC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 R1। इसी तरह है VAD, इसका करंट हमारे पास क्या है और वोल्टेज क्या होगा, I2 R2। ये दोनों आपस में हमारे पास बराबर होंगे, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से VC और B का देखेंगे और V और D और B का देखेंगे। VCB, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो यहीं पर होगा, इसके बराबर होगा। तो VCB का जो वोल्टेज आएगा वो आएगा I1 R3 और इसका आएगा I2 R4। हम लोगों ने क्या लिख दिया, I2 R4, इक्वेशन 2। अब हम लोग डिवाइड करा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, आपस में डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी ये फाइनल। और इसी तरीके से R1 की इम्पीडेंस का नाम मैं दे देता हूँ Z1, Z3, Z2, Z4। इम्पीडेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन बनाई जाती है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब ये थी हमारे पास इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब हम लोग इसका करेंगे एक सवाल सॉल्व, न्यूमेरिकल कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला समझा रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। देखिए हमारे पास इसमें बोला हुआ क्या है कि एक पैरेलल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगाया हुआ है ब्रिज, इसमें हमारे पास फिगर में शो कराया हुआ है एक ब्रिज। लेकिन उसने क्या बोल दिया है कि भाई ब्रिज जो है हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, मतलब ये और कैपेसिटेंस पैरेलल लगी हुई हैं। अब हमारे पास आगे क्या बोल रहा है, फिगर हैज़ अ स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस वैल्यू C1। अब जहाँ जहाँ C1 है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 माइक्रोफेराड, और जहाँ जहाँ R3 है वहाँ पर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है।
अब बैलेंस अचीव हो गया है कब? जब हमें सप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारे पास बैलेंस है और फ्रीक्वेंसी भी उसने दे दी 100 हर्ट्ज़ की। और R1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 375 किलो ओम। R3 हमें उसने दे दिया 10 किलो ओम और R4 दे दिया 14.7 किलो ओम। अब बोल क्या रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द इम्पिडेंस, मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकालनी है? कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को निकालेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और कंपोनेंट जैसे कैपेसिटिव कंपोनेंट है तो कैपेसिटर की वैल्यू भी आ जाएगी और इंडक्टिव है तो इंडक्टर की भी वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ ये हमारे पास ब्रिज की फॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाली इम्पिडेंस, इसको मैं नाम दे देता हूँ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यही आता है, मतलब जो हमारे पास सामने होते हैं ना एक दूसरे के, वो लिखते हैं ये वाला फिर ये वाला, ऊपर और नीचे, यहाँ का रेशो बराबर होगा इसके रेशो के। अगर मैं इसको Z1 का नाम दे रहा हूँ तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू Z3 अपॉन Z4, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा हुआ है Z1। अब हमारे पास क्या करेंगे, ना हमारे पास Z1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इम्पिडेंस हम लोग निकालेंगे। Z1 देखिए हमारे पास क्या है? रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। अब जहाँ कैपेसिटर आती है उसकी इम्पिडेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है JX और C, और JXC किसके बराबर होता है? 1/J2πfc। J हमारे पास कुछ नहीं, आयोटा ही होता है। F हमारे पास गिवन है, C हमारे पास गिवन है, J हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? Z1। अब क्योंकि Z1 हमारे पास R1 से पैरेलल है तो R1 भी हमें डालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/375 किलो ओम्स प्लस 1/, अब ये देखें, ये 1/J2πfc लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही ऑलरेडी 1/J2πfc है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 1/J2πf और C। F की हमारे पास क्या वैल्यू थी? 100 और C की क्या वैल्यू थी? 0.1 माइक्रोफैराड, मतलब 10 एक्सपोनेंशियल -6। हमने ये लिख दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इन्वर्स ले लीजिएगा क्योंकि 1/Z1 आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन था। इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा ये Z1 का। और फिर इसी तरीके से Z3 हम लोग देखेंगे। Z3 में हमारे पास इम्पिडेंस क्या है? इसमें हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ, तो R3 हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस दी हुई है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 10 किलो है, तो हमने 3 0 और लगा दिए, तो हमारे पास 10 एंगल 0, ये एंगल 89.9 हो जाता है। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। Z4 हमारे पास कितना गिवन है? 14.7, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? 14.7 किलो ओम था, तो 0.3 जगह आगे ले गए। फिर हम लोग Z1 निकालेंगे। Z1 हमारे पास क्या आया था? Z1 ये आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला गलत है क्योंकि मैंने तो कभी सॉल्व नहीं करा है। मुझे पता है कि नीचे वाली वैल्यू जो है Z1 की वो सही है, ऊपर वाली गलत थी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए ये वाली वैल्यू सही है। अब हमारे पास Z1 भी आ गया, Z3 भी आ गया, Z4 भी आ गया, और Z2 जो है हम लोगों को निकालना है। तो Z2 अब कैसे निकालेंगे भाई? Z2 हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। ये वाले इक्वेशन Z1 रखेंगे, Z3 रखेंगे, Z4 रखेंगे, Z2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम लोगों ने इधर रख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व करेंगे Z2 के लिए। अब देखें हमारे पास मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Z1/Z2, लेकिन हमारे पास जो इधर हम लोगों ने फिगर में नाम दिया हुआ है ना, वो कुछ और है। इधर है Z1/Z3, ये वाला R3 है ना, तो हमने इसको Z3 का नाम दिया। ये Z1 है, ये Z3 है, ये Z2 है और ये Z4 है। तो इसीलिए मैंने सॉल्व करते वक्त क्या लिखा है आप लोग इधर देख सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z3, Z2 डिवाइडेड बाय Z4। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z3 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय Z4। तो Z1 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू, Z4 की वैल्यू। अब Z2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? Z3 जो है 4 को उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये एंगल की फॉर्म में। फिर इसको आप आयोटा की फॉर्म में करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा।
फिर हमारे पास हमें पता है कि Z2 जो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, Z2 की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/Z2 किसके बराबर होगा, 1/R2 प्लस 1/1/J2πfc, क्योंकि इधर कैपेसिटर था इसीलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1/1/J2πfc लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास Z2 है तो ये होती है हमारे पास रेजिस्टिव वैल्यू, ये होती है हमारे पास कैपेसिटिव वैल्यू, ये होता है j⍵c। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, xc इज इक्वल्स टू J2πfc। xc की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, -23352.66 आयोटा, यही आ रहा था। फिर J2πf की जगह 100c। अब यहाँ से c की वैल्यू आराम से आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पर आएगी 68 नैनोफेराड। अब हम लोगों ने ये निकाल लिया, Z2 हमारे पास ऑलरेडी था, अब सिर्फ R2 रह गया है। R2 हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो R2 आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 1/Z2 इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस और j⍵c, क्योंकि इक्वेशन में यही था J2πfc, तो मैंने इधर लिख दिया J2πf और c। तो यहाँ पर हम लोग R2 को उधर ले गए और ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया 1/10 15.51, इसको माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ये 1/1.85 एक्सपोनेंशियल -6 प्लस 3.97 एक्सपोनेंशियल -8 आयोटा। अब क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सिर्फ रियल पार्ट देखते हैं। अब रियल पार्ट देखेंगे तो सिर्फ रियल पार्ट लेंगे और इसका इन्वर्स कर देंगे। इसका इन्वर्स जब आप लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 540.5 किलो ओम। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली। हम लोगों को बोला भाई यही था कि आप क्या करें कि रेजिस्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट जो है इम्पीडेंस से फाइंड आउट करें। तो हम लोगों ने C की वैल्यू भी निकाल ली और R की वैल्यू भी निकाल ली। यहाँ तक हमारा सवाल हो जाता है ख़त्म, वीडियो भी एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।